नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आर्ट सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे NVS हो गया, KVS हो गया, TGT, PGT, NT नेट सभी की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं जिनमें कला अध्ययन सामग्री जो परीक्षा पॉइंटर है उसकी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो शायद आपने देख भी ली होगी। आज हम कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर की वीडियो 3rd अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो इस बुक की नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का 3rd पार्ट, जो कला अध्ययन परीक्षा पॉइंटर जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है उसकी प्रिपरेशन, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो आर्ट के पेपर होते हैं नेट, KVS आदि में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तान से। टोन, तान यानी कि टोन। इससे पहले का मैटर मैंने आपको करा दिया है। तो देखिए, टोन का जो पहला पॉइंट है, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को टोन या तान कहते हैं। टोन या तान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तान के रंगत में सफ़ेद अथवा काले के परिणाम को दर्शित करता है, इसको मान व प्रकाश भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जो टोन होती है हमारी, यानी कि जो हम शेड यूज करते हैं, टोन यूज करते हैं, डार्क लाइट है ना, और मीडियम जो होती हैं, ये टोन होती हैं। इनके द्वारा हम किसी भी आकृति को द्विआयामी जो धरातल होता है उस पर त्रिआयामी यानी कि 3D प्रभाव भी दिखा सकते हैं। ये टोन के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। जो टोन होती है, शेडिंग होती है, तान होती है, उसका प्रयोग पूरे चित्र में किया जाता है। बिना टोन के प्रयोग के चित्र बनाना भी संभव नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया। यानी कि प्रकाश जो होता है वो लाइट, जो बहुत ही कम शेडिंग होती है, प्रकाश छोड़ दिया जाता है, उसको लाइट या प्रकाश बोलते हैं। मध्यम प्रकाश का टोन जो होता है वो मीडियम होता है, मिडिल। और छाया, छाया जो डार्क होती है वो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पोत। किसी वस्तु के धरातल के बुनावट के गुण को पोत कहते हैं। किसी धरातल के बुनावट के गुण को, जैसे जो हम कैनवास लेते हैं या शीट लेते हैं चित्रकला बनाने के लिए, चित्रण करने के लिए, कोई शीट होती है वो प्लेन होती है, कोई शीट होती है जो खुरदुरी होती है, जिसको टच करने से उसका आभास हमें हमारी उंगलियों पर महसूस देता है ना। तो वो होता है धरातल का पोत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चित्र में अंतराल की एक रस्ता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धरातल की बुनावट को छूने से। ये नेक्स्ट पॉइंट दे दिया है जो मैं अभी बता रही थी आपको। धरातल की बुनावट को छूने से, यानी कि जिस तरीके से वो बना है उस तकनीक को, उस बुनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं, उसे ही स्पर्श ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राप्त पोत, नंबर 2 अनुकृति पोत, और तीसरा होता है सृजित पोत। सृजित पोत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त पोत कहलाता है। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का जो धरातलीय गुण प्राप्त होता है वही पोत कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिला चित्र को माना जाता है। शिला चित्र होते हैं जो भित्ति चित्र होते हैं, शिला चित्र जो पत्थर पर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं। तो ये प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहलाते हैं। अनुकृत पोत कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों को माना जाता है। अनुकृत जो पोत होता है उनका सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सृजित पोत 20वीं सदी की खोज है। जो सृजित पोत है
अगर क्वेश्चन बनता है सृजित पोत किस सदी की खोज है या किस सदी में सृजित पोत की खोज हुई, तो ये हुई थी 20वीं सदी में। अगला पॉइंट देखिए, अंतराल, अंतराल या स्पेस, अंतराल या स्पेस। इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है, अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है, अपने में समाहित करता है। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है, अपने में समाहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विआयामी चित्र भूमि ही चित्र का अंतराल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है, यानी कि जिस पर कलाकार या चित्रकार चित्रण कार्य करता है वह उसका कार्यक्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतराल वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को अंतिम स्थान दिया है। अगला पॉइंट देखिए, कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल है। जो कोरा धरातल होता है का रिक्त स्थान ही अंतराल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्राय द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रभूमि के अंतराल को समविभाजन तथा असमविभाजन में बांटा गया है। चित्रभूमि के अंतराल को समविभाजन और असम विभाजन में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि चित्रभूमि के अंतराल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भागों में बांटा गया है, नाम बताने को बोले तो समविभाजन और असम विभाजन। अगला पॉइंट है हमारा, समविभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा, यानी कि सब समान समान भाग में होंगे तो वो संतुलन उसमें रहेगा, तो वही समविभाजन होता है। अगला पॉइंट है, असम विभाजन चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो, चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो। अगला पॉइंट देखिए, चित्र का शेष भाग जो प्राय पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। अगला पॉइंट है, अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन, स्थान व अस्थान निरूपण नाम से जाना जाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन, स्थान व स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, समरांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है समरांगण सूत्रधार में। नेक्स्ट पॉइंट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है, स्थान के नाम से जाना जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को। अगला पॉइंट है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यूनान वासियों ने दिया। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो सिद्धांत है वो यूनान वासियों ने दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्र के संयोजन के सिद्धांत, जो चित्र संयोजन होता है उनके सिद्धांत। पॉइंट है पहला, मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है, इसी व्यवस्था को कला की भाषा में प्रबंधात्मकता अथवा संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयोजन के सिद्धांत प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं, प्रमुख रूप से होते हैं 6। पहला है सहयोग, यूनिटी। सेकंड सामंजस्य, हार्मनी। थर्ड संतुलन, बैलेंस। 4 है लय, प्रवाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिदम। 5 प्रभाविता, डोमिनेंस। 6 है प्रमाण, प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब हमारा सहयोग, सहयोग यानी कि यूनिटी। इसके बारे में मेन पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना होता है। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क, चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संभवतः संबंध का सहयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, एकता कहलाता है, एकता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस सहयोग का। सहयोग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 साधारण सहयोग और नंबर 2 जटिल सहयोग। साधारण सहयोग और जटिल सहयोग, सहयोग के दो प्रकार हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सामंजस्य। पहला पॉइंट देखिए सामंजस्य का। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व मेल खाते हैं, मेल खाते प्रतीत होते हैं तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न हो पाए, तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र में सामंजस्य को रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रंग सामंजस्य आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। उष्ण जो रंग होते हैं उन रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग का। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला तत्वों का समन्वय ही सामंजस्य होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा संतुलन यानी कि बैलेंस। फर्स्ट पॉइंट है इसका कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनुचित रूप से केंद्रीयकृत एवं असंतुलित होने से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन एवं अनौपचारिक संतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जब असमान भार तथा आकर्षण केंद्र में विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित रहते हैं तब अनौपचारिक संतुलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए संतुलन का चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए जबकि छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास रहना चाहिए वर्ण संतुलन में। ये वर्ण संतुलन के बारे में है कि चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए लेकिन छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास रहना चाहिए। विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग तथा लघु क्षेत्रों में गर्म रंगों का प्रयोग होना चाहिए। ये हो गया संतुलन के बारे में। अब देखते हैं लय प्रभाव पॉइंट के बारे में, जिसका पहला जो पॉइंट है वो देखिए सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किसी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप जिसमें दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके प्रवाह लय या गति को प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं, प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कला में प्राण आता है लय से कला में प्राण आता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रभाविता। इसका पॉइंट देखिए जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। अगला पॉइंट देखिए किसी एक आकृति को अन्य की आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना ही प्रभाविता है या प्रभाविता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता गुफा 1 में बोधिसत्व पदमपाणि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमाण प्रपोशन। प्रमाण के बारे में पहला पॉइंट देखिए प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। संबद्धता का सिद्धांत लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों के संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। अगला पॉइंट है, प्रमाण में एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकृतियों का अपना प्रमाण यानी कि लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों को एक दूसरे से संबंध, ये आकृतियों का अपना प्रमाण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रमाण का, शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन मिलता है जिन्हें ताल अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रमाण को ही ताल भी कहते हैं और अंगुल, ये सभी चित्र संयोजन में प्रमाण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिप्रेक्ष्य। पहला पॉइंट देखिए, परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है या किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अगला पॉइंट है, परिप्रेक्ष्य की खोज पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। परिप्रेक्ष्य की जो खोज हुई थी वो पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। अगला पॉइंट है, परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और वायवीय। अगला पॉइंट है, वस्तु को देखते समय तीन आयामों लंबाई, चौड़ाई और गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चित्र धरातल में केवल लंबाई व चौड़ाई दो आयाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन के अतिरिक्त इनमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समानांतर रेखा है वो एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है, जैसे संदूक, भवन, घन आदि। अगला पॉइंट है हमारा, दूर की वस्तु धुंधली एवं पास की वस्तु चमकदार दिखाई देती है, उसे वायवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यहाँ पर वायवीय परिप्रेक्ष्य के बारे में दिया है, दूर की वस्तु धुंधली और पास की जो वस्तु है वो चमकदार दिखाई देती है तो उसे वायवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अगला पॉइंट है देखिए, रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग निम्न है। पहला है चित्रतल, दूसरा है स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, नेक्स्ट है दृष्टिपथ, क्षैतिज रेखा और अदृश्य बिंदु। ये सभी रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माध्यम एवं प्रविधियाँ। भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्रविधियाँ ज्ञान आवश्यक बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है, उसे कला की भाषा में माध्यम या तकनीक कहा जाता है या टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माध्यम के दो मुख्य वर्ग या प्रकार होते हैं, शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुष्क माध्यम दो प्रकार के होते हैं, जो चूर्णित व पेस्टल, जैसे चूर्ण के रूप में होते हैं और पेस्टल के रूप में होते हैं। ये दो माध्यम होते हैं शुष्क माध्यम के। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगोली, सांझी, चौकपूर्णा चूर्ण के अंतर्गत यानी कि जो चूर्णित रंग होते हैं उनके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखिए, प्राचीन शास्त्रों में चित्रों को चूर्णित पद्धति को धूलि चित्र यानी कि डस्ट पेंटिंग कहा जाता है। ये जो चूर्ण जैसी पाउडर टाइप में होते हैं उनको डस्ट पेंटिंग कहा जाता है, जो बनाई जाती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है, धूलि चित्रों की रचना प्राय भूमि पर की जाती है। जो धूलि चित्र होते हैं उनकी रचना भूमि पर की जाती है। अगला पॉइंट है, बंगाल की लोक कला अल्पना में पानी मिलाकर रंग को जमीन पर सजाते हैं, अतः इसे शुष्क माध्यम में नहीं रखते। अगला पॉइंट देखिए, पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है, यह शुष्क माध्यम है। पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है और पेस्टल जो है वो शुष्क माध्यम है। अगला पॉइंट देखिए, पेस्टल रंग के लिए कागज कैसा होना चाहिए? खुरदुरा होना चाहिए पेस्टल रंगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पेस्टल रंगों का धरातल पर स्थायी करने के लिए, जो पेस्टल रंग होते हैं उनको धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल को लगाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
कि पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस मटेरियल का, तो ये फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टल रंग में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। 15वीं शताब्दी, पेस्टल रंगों का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। अगला पॉइंट है पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, तेल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी हैं। तेल पेस्टल जो होते हैं वो साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा स्थायी होते हैं। अब यहाँ पर जल रंग की बात कर लेते हैं, जो हमारा माध्यम है, हमारी तकनीक है जल रंग। जल रंग का पहला पॉइंट है, जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पोल सैंडबॉय ने कहाँ की थी? इंग्लैंड में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर किया जाता है। अगला पॉइंट है, जल रंग चित्रण के लिए सेबल नामक हिरण के बालों की तुलिका का प्रयोग किया जाता है, या ये तुलिका सर्वोत्तम रहती है जल रंगों के लिए। कौन सी? हिरण के बालों वाली, सेबल नामक हिरण जो है उसके बालों वाली जो तुलिका होती है वो जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल रंग ट्यूब तथा टिकियों के रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकियों के रंग उत्तम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल रंग चित्रण हेतु मोटा एवं कड़ा कागज उपयुक्त रहता है। अगला पॉइंट है, चीन में निर्मित कागज जल रंगों के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो चीन में बनाया गया कागज है वो जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगला पॉइंट देखिए, जल रंग चित्रण के लिए केंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कॉटरिज तथा वाट्समैन से धरातल का प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सभी जो है कागज हैं, इनके नाम हैं केंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कॉटरिज, वाट्समैन। ये सभी धरातल प्रयोग किए जाते हैं जल रंग चित्रण में। नेक्स्ट पॉइंट है, वाट्समैन कागज का उत्पादन जो हुआ था वो इंग्लैंड के जे वाट्समैन कंपनी में होता था। वाट्समैन कागज का उत्पादन इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी में होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जल रंग में लाइट टू डार्क यानी कि प्रकाश से छाया की ओर, यानी कि प्रकाश से गहराई, जो गहरे रंग होते हैं उसकी ओर, यानी कि लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वेच छोड़ देते हैं। मतलब जो जल रंग करते हैं और उसमें हमें कहीं पर प्रकाश दिखाना है, मतलब बहुत कम लाइट दिखाना है कागज पर चित्रण में, जैसे कि प्रकाश का आभास देना है, तो वहाँ पर वाइट कलर का उपयोग ना करके उसे सफ़ेद ही छोड़ देते हैं, श्वेत ही छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, जल रंग में सफ़ेद रंग मिला देने से पारदर्शिता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जो जल रंग होते हैं उनमें सफ़ेद रंग मिलाने से पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर पारदर्शिता और अपारदर्शिता के बारे में दिया गया है कि पारदर्शी कौन से रंग होते हैं और अपारदर्शी जो होते हैं तकनीक जल रंगों की वो कौन सी होती है। पॉइंट देखिए, तकनीक की दृष्टि से जल रंग की दो श्रेणी होती है। जल रंगों की दो श्रेणी होती हैं, जिनमें एक होती है पारदर्शी और दूसरी होती है अपारदर्शी। अच्छा, अब पारदर्शी में कौन कौन से रंग आते हैं, रंग की श्रेणी आती हैं? जैसे वाश हो गया, ग्लेजिंग हो गया, अलाप्राइमा हो गया, स्पोजिंग हो गया, वेराइगेटेड हो गया, ये सभी आते हैं पारदर्शी के अंतर्गत। अब अपारदर्शी जिसमें आर पार का दिखाई नहीं देता है। पारदर्शी जो होता है उसमें हमें मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी उसमें दिखाई देता है बैक पीछे का। लेकिन जो अपारदर्शी होता है उसमें हमें दिखाई नहीं देता है आर पार का, यानी कि वो जो होता है अपारदर्शी होता है। इसके अंतर्गत आते हैं स्टिम्पलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ग्वास और ओपेक आदि अपारदर्शी के अंतर्गत जो आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जल रंग में कागज साधारणतया 3 श्रेणियों में प्राप्त होते हैं, चीकना, नंबर 2 मध्यम और नंबर 3 मोटा। ये जल रंग कागज के 3 श्रेणियां हैं, चीकना, मध्यम और मोटा कागज। अगला जो हमारा माध्यम है वो है पेस्टल। पेस्टल हमारा नेक्स्ट जो माध्यम है वो है पेंसिल। पेंसिल पहला पॉइंट देखिए इसका, पेंसिल की खोज 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H.L. फेबर ने किया था। जो पेंसिल की खोज हुई थी वो इंग्लैंड के जो H.L. फेबर थे उन्होंने की थी 1662 ईस्वी में, और कहाँ पर की गई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है पेंसिल कंपनी की स्थापना हुई थी 1761 ईस्वी में, और कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी इंग्लैंड में हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र वासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। पेंसिल का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? मिस्र वासियों ने, और 16वीं शताब्दी में किया था। अगला पॉइंट है हमारा, पेंसिल के लिए सिडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पेंसिल के लिए सिडार की, जो सिडार एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेंसिल में काला भाग ग्रेफाइट से निर्मित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया भी है ये पेपर में कि पेंसिल में जो काला भाग होता है वो किस से निर्मित किया गया है, किस सामग्री से? तो वो किया गया है ग्रेफाइट से निर्मित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एच पेंसिल हार्ड होती है, जैसे एच सबसे हार्ड, फिर उससे हार्ड 2H हो गई, फिर 3 और फिर 4, यानी कि जितना बढ़ेगा उतना ही हार्डनेस होगा। H कम हार्ड होती है, 2H उससे ज़्यादा होती है, 2H से ज़्यादा होती है, और जो 4H होती है वो 3H से भी ज़्यादा हार्ड पेंसिल होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, बी पेंसिल सॉफ्ट या मुलायम होती हैं, जैसे बी पेंसिल जो होती है H तो हार्ड होगी, और जो बी होती हैं बी पेंसिल वो सॉफ्ट तथा मुलायम होती हैं, जैसे B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। जितना बढ़ेगा उतना ही मुलायम और ब्लैकनेस होगा, यानी कि इसमें भी ऐसे दिया गया है, जैसे बी हो गया 2B ज़्यादा कोमल है, 2B से ज़्यादा कोमल है 3B, 3B से ज़्यादा जो सॉफ्ट है वो है 4B, और 4B से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया 5, 5 से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया 6B, यानी कि इसमें भी जितना क्रम ज़्यादा बढ़ेगा 8B हो गया, उतना ही ज़्यादा सॉफ्टनेस पेंसिल में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, HB पेंसिल में H हार्डनेस और B ब्लैकनेस का घोतक होता है, यानी कि यहाँ पर जो H और B है, पेंसिल में H का मतलब होता है हार्डनेस, और B का मतलब जो होता है वो है ब्लैकनेस का घोतक होता है। अगला पॉइंट देखिए, पेंसिल 15 डिग्री एंगल पर दिखाई पड़ती है। जो पेंसिल है वो 15 डिग्री एंगल पर दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक N.J. कांटे थे। N.J. कांटे थे आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक। अगला पॉइंट है, ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बवेरियन अप्रवासी डेनियल विरोल्जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में की थी। जो ईगल पेंसिल थी, पेंसिल कंपनी की स्थापना वो की थी बवेरियन अप्रवासी डेनियल विरोल्जाइमर। ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बवेरियन के थे डेनियल विरोल्जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य पेंसिल की लंबाई 19 सेंटीमीटर यानी कि 7.5 इंच होती है। जो सामान्य पेंसिल होती हैं उनकी लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर, यानी कि इंच में है 7.5, 7.5 इंच। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य पेंसिल गोल व हेक्सागोनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी होती है? HB पेंसिल, यानी कि HB पेंसिल को सर्वश्रेष्ठ पेंसिल माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो मटेरियल है, तेल रंग हो गया, एक्रेलिक कलर, ये सभी मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपने इस बुक का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो और आपके लिए ये बुक या इसमें दी गई सामग्री हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो इस बुक का जो नेक्स्ट पार्ट 4th मैं लेकर आऊँगी,
इससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों को देख लें। ये थर्ड पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।